ओके, चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी कैसे आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने कोलिजन स्टार्ट किया हुआ था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उससे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ शौर्य भारत की अब जो बुक्स है वो आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है। आप अमेजोन पे जाएँ या शौर्य भारत ऐप के पे जाएँ, आप दोनों ही माध्यम से, दोनों ही मीडियम से आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। तो ज़रूर बुक को मंगाएं और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करें। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक पे। तो कल की क्लास में हमने क्या किया था, लास्ट क्या किया था अपन ने, ई के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो लास्ट हमने पढ़ा था ई के बारे में। ठीक है, तो ई हमारा क्या होता है, ठीक है। तो लास्ट अपन ने पढ़ा था ई क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यस्थान गुणांक। ठीक है, अब ये जो ई होता है इसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जितने वेग से कोई दो वस्तुएं दूसरे से दूर जाती हैं अपॉन जितने वेग से दूसरे के वो पास आती है। तो फॉर्मूला क्या बताया था, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारे जो कोलिजन है वो कौन सा है, इलास्टिक कोलिजन है, तो ई की वैल्यू कितनी होती है 1। अगर हमारा इन इलास्टिक कोलिजन है तो 0। ठीक है, और अगर पार्शियल है तो, अगर वो पार्शियल है, पार्शियल यानी कि आंशिक वाला है, तो ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने कल डिस्कस करी थी। उसके अलावा मैंने आपको बोला था कि जो ई होता है वो एक नंबर है, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, तो ये यूनिट लेस होता है और डायमेंशन लेस होता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसकी यूनिट और डायमेंशन क्या है, तो ये दोनों ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो कल मैंने आपको बोला था हम देखेंगे कि जब हमारे जो कोलिजन है वो कैसा है, पार्शियल। अब हम जो कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, पार्शियल कोलिजन, यानी कि आंशिक टक्कर। अच्छा, आंशिक के अंदर आपको मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, वैसे ये टक्कर वो होती है जो धरती पर होती है। ठीक है, तो इस वाले टक्कर के अंदर चलिए फटाफट बैठो, जल्दी आओ, मैम को बोल दिया करो। आ रहे हैं क्या, गेट बंद कर दे एक बार, आ जाएंगे, बोल जल्दी आए। ठीक है, तो ध्यान रखना ये हमारा पार्शियल कोलिजन है, यानी कि आंशिक टक्कर है। हो गया, ओके। अब देखिए इस टक्कर के अंदर, इस कोलिजन के अंदर अपन को देखो पढ़ना क्या है कि अगर दो कोई आपस में टक्कर हो रही है, ठीक है, लेट्स से ये m1 है और ये m2 है, इसका वेग u1 है, इसका वेग u2 है। अब टक्कर कैसी हो रही है, पार्शियल। अब ये पार्शियल इलास्टिक भी हो सकती है या इन इलास्टिक। मैंने आपको बोला था एक को, भले इसको आप इनिशियल क्या, इसको आप इलास्टिक बोलो या फिर इलास्टिक बोलो, बात एक ही है। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर ये है कि इस टक्कर में क्या होगा, इस टक्कर में क्या ये दोनों एक दूसरे चिपकेंगी, नहीं चिपकेंगी, पर वो भी ये नहीं होगा कि दोनों एक ही वेग से दूर जाएंगी, क्योंकि अब ये टक्कर जो है वो प्रैक्टिकल है। कैसी है, जो हमारे वास्तविक होती है। तो इस केस में हमेशा ध्यान रखना ये जो टक्कर होगी यहाँ पर ई का मान हमें दिया हुआ होगा। एक नई चीज यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर आपको ई दिया होगा। क्यों दिया होगा, क्योंकि ये टक्कर जो है ये आंशिक है। ठीक है, क्लियर है, हो गया सब, किस्तों में आ रहे हैं क्या, बात करनी पड़ेगी यार, थोड़ा जल्दी छोड़ना पड़ेगा, फिर लाइव चलती है ना, मैम से बात करूँगा। ठीक है, चलो होगी बात, हो गई, ओके, फटाफट सेटल हो जाओ। तो इस वाली टक्कर में क्या होता है कि आपके जो दोनों कण होते हैं वो ना तो चिपकते हैं, ना ही एक वेग से वापस एक दूसरे से दूर जाते हैं, क्योंकि अब ये टक्कर इलास्टिक नहीं है, ना ही ये इन इलास्टिक है। यानी कि अब भी ये v1 और v2 वेग से तो अलग अलग होंगे, पर अब ये इनका जो अंतर है वो सेम नहीं होगा। और अब इस टक्कर का एक क्या होगा, प्रत्यस्थान गुणांक होगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा। अब वो कितना होता है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, 0.3, 0.4, 0.5 जो भी है, बट 0 से कम नहीं होगा और 1 से ज़्यादा नहीं होगा। अब मुझे बताओ इस टक्कर के अंदर मैंने आपको क्या बोला, टक्कर कोई भी हो किसका संरक्षण होता है,
तो मोमेंटम का तो कंजर्वेशन हमेशा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि संवेग संरक्षण। संवेग का संरक्षण तो हमेशा होता है। चलिए बताइए इक्वेशन क्या बनेगी, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ तक तो कोई अंतर नहीं आया है, ठीक है। अब अंतर कहाँ आएगा कि क्या इसमें अब काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, नहीं, क्योंकि ये टक्कर अब कैसी है, इलास्टिक नहीं है। तो इसका मतलब लॉस इसमें भी होगा पर मैक्सिमम लॉस नहीं होगा, पहली चीज, ठीक है। बात इसमें करते हैं कि इसमें एक नई इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगी ई वाली। हमें पता है कि ई क्या होता है, ये होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, v2 माइनस v1 बराबर e इंटू u1 माइनस u2। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, ये पहली हो गई और ये मेरी दूसरी हो गई। तो पहली चीज़ तो ये है कि अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें भी दो इक्वेशन वापस चाहिए, बट अब यहाँ पर अंतर क्या आएगा, यहाँ पर हमें ई का मान रखना पड़ेगा जो हमें क्वेश्चन में दिया है। पहले वाले में हमने क्यों नहीं रखा था, बिकॉज वहाँ 1 था, इसलिए रखने की ज़रूरत नहीं थी। अब बात करते हैं कि इसमें तीसरी चीज़ हमें क्या निकालनी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस। काइनेटिक एनर्जी का लॉस तो वो आपको पता ही है, उसमें कुछ ई का रोल कुछ नहीं है, ठीक है। तो के इनिशियल माइनस के फाइनल, ये तो आप निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो हमने पहले निकाला था, ठीक है। बस ध्यान रखना अब ये मैक्सिमम नहीं होगा। मैक्सिमम किसमें होता है, जब बॉडी आपस में चिपक जाती है, ठीक है। चलिए फटाफट उतार लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको इस पे करवाता हूँ। कल एक क्वेश्चन भेजा था ग्रुप पे, क्या हुआ वो, मुझे लग रहा क्वेश्चन मिसिंग है उसमें, कुछ देख लेते हैं। हो गया ना वो तो गया था, लेकिन थर्ड वाला भेजा था, एक फोर्थ वाला, थर्ड वाला हो गया था, 4 जूल जो आ रहा है ना आंसर, नहीं थर्ड वाला भी भेजा तूने एक, 2 भेजे थे। हाँ। एक में ऑप्शन 4 जूल है शायद, वो तो हो गया, अच्छा दूसरा नहीं हुआ। v/√2 आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। सिंपल तो है ये, चेक कर लेते हैं। चलो ये हो गया, सभी को समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, इस पे ट्राई करना। तो कुल मिला के इसमें ये 2 इक्वेशन से आपको सॉल्व करके v1 और v2 निकालना है। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा क्या दिया होगा, ई दिया होगा, ठीक है। बाकी ये चीज़ तो सेम है जो हमने पिछले कोलिजन में करी थी। चलें आगे, ओके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 2 वस्तुएं आपस में टकरा रही हैं, एक है m, एक है 2m। इसका वेग है 2 मीटर पर सेकेंड, इसका वेग है 1 मीटर पर सेकेंड। दोनों इस दिशा में जा रहे हैं, दोनों टकराने के बाद अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसका v1 है, इसका v2 है, ये m है, ये 2m है। पर आपको यहाँ पर क्या दिया है कि इन दोनों का जो प्रत्यस्थान गुणांक है वो आपको दिया हुआ है 0.5। कितना दिया हुआ है, 0.5। क्वेश्चन वही पूछ रहा है, दोनों वेग आपको बताने क्या होंगे टक्कर के बाद, ठीक है। चलिए बताएं। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी संवेग संरक्षण से, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी ई से, ठीक है। दोनों को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, m1 और m2 की। पूर्व क्या होता है, नॉर्थ, पूर्व, ईस्ट, और ये उत्तर होता है। ये तो एंगल वाला होता है, अभी आएगा ये वैसे, बट नहीं इसमें तो वही लग जाएगा, सिंपल कर लेते हैं। और उत्तर होता है आपका नॉर्थ, नॉर्थ और ईस्ट के बीच से है ना। कितना आ रहा है,
1.5 तो है V2। चलिए पहली इक्वेशन क्या बनेगी? पहली इक्वेशन क्या है? संवेग संरक्षण 2m प्लस 2m बराबर mv1 प्लस 2m, m से m कट जाएंगे सारे, 4 बराबर v1 प्लस 2v2, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? e वाले से। e किसके बराबर है? हाफ बराबर v1 माइनस v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। अच्छा ये तो वही सेम रहेगा, बस ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 1, तो ये हमारा फाइनल हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 2v2 माइनस 2v1, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है? v2 कितना आ रहा है? 1.5 प्लस का माइनस का, और v1 चेक कर लो सब। अब ये इक्वेशन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आप कर सकते हो। दो समीकरण जो हम गणित में सॉल्व करते हैं ये वही है, दोनों को सॉल्व करके आपको v1 और v2 का मान निकालना है। अब वो आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, भले एक का मान निकाल के दूसरे में रख रहे हो, दोनों को जोड़ रहे हो, दोनों को घटा रहे हो, वो आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरे प्रकार का कोलिजन, जो कि था पार्शियल यानी कि आंशिक। तो तीनों में फर्क समझ में आ गया? तीनों में जो सबसे कॉमन चीज क्या है, फटाफट अपन रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी आता है। सब में संवेग संरक्षण होता है। दूसरा, गतिज ऊर्जा का संरक्षण किस में होता है? किसमें? इलास्टिक, इनइलास्टिक या फिर पार्शियल में? इलास्टिक में। गतिज ऊर्जा का सबसे ज्यादा लॉस किस में होता है? और ई का मान जब 0 से 1 के बीच में होता है, टक्कर कौन सी है? और जब ई का मान 1 है तो टक्कर कौन सी है? इलास्टिक। और जब ई का मान 0 है तो इनइलास्टिक, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल भी जो थे मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आने वाला है, सिंपल ही आएंगे, ठीक है। आगे चले। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा केस, अगर एक बॉल है और अर्थ है। अब अगर एक बॉल को आप धरती पर ठप्पा खिलवाते हैं या फिर उसको बाउंस करवाते हैं तो वहाँ पर भी कोलिजन हो रहा है, पर यहाँ पर कोलिजन किसके बीच में हो रहा है? अर्थ यानी कि धरती और उस बॉल के बीच। बस फर्क यहाँ पर यह है कि धरती नहीं मूव कर रही है, कौन मूव कर रहा है? बॉल। पर है तो ये टक्कर ही। तो बेसिकली अब यहाँ पर अपन को ज़्यादा वो नहीं करना है डेरिवेशन, बट मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन ये आता है कि लेट्स से एक बॉल को मैंने कैपिटल H ऊंचाई से कहाँ पर फेंका? धरती पर फेंका। जब इन दोनों के बीच में टक्कर हुई तो कुछ प्रत्यस्थान गुणांक होगा। अब वो डिपेंड किस पे करता है कि बॉल कैसी है, धरती की सतह कैसी है ना, क्योंकि ये जो ई होता है ये हर टक्कर का अलग अलग होता है। तो लेट्स से इन दोनों के बीच का कितना है? ई है ना। तो ये प्रत्यस्थ टक्कर है ना ये अप्रत्यस्थ है, ये कैसी है? पार्शियल है, ठीक है। अब जब ये टक्कर हो जाएगी, मुझे बताओ, अगर ये इलास्टिक होती तो जितनी हाइट से आपने फेंका है ये उतनी हाइट पे वापस जाती, और अगर ये इनइलास्टिक होती तो ये वहीं चिपक जाती। पर ये टक्कर कैसी है? पार्शियल है, तो ये ना तो चिपकेगी ना ही ये उतनी हाइट पे जाएगी, ये उससे थोड़ी सी कम ऊंचाई पर जाएगी। तो लेट से ये यहाँ पर आके पहला ठप्पा इसने खा लिया, तो हमसे ये वाली हाइट पूछते हैं। इसको क्या बोल देता हूँ? लेट से H1। H1 यहाँ पर क्या है? पहले ठप्पे की ऊंचाई, यानी कि जो फर्स्ट उसका जो रिबाउंड था उसकी हाइट। फिर जब दूसरा करेगी तब इससे थोड़ा सा और कम, तीसरे में और कम, ऐसे करते करते ये बॉल रुक जाएगी। अब मैं आपको ये ठप्पे ऐसे दिखा रहा हूँ पर ये एक ही जगह पर हो रहे हैं। मैं जब आपको एक ही जगह पर बना के दिखाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये असल में ठप्पा ऐसे नहीं खा रही, ऐसे भी करवा सकते हो, बट ये मैं इसको ऐसे फेंक रहा हूँ। तो पहले इस हाइट पे नहीं आएगी, थोड़ा सा कम, फिर अगले ठप्पे में थोड़ा सा कम, फिर ऐसे ऐसे करते करते ये बॉल रुक जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हमें ये सारी हाइट के बारे में बात करनी है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, बताओ चौथे ठप्पे की हाइट कितनी है? तो ऐसे में आप क्या करोगे? तो उसके लिए आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो प्रारंभिक ऊंचाई कितनी है, स्टार्टिंग के आपने कितनी हाइट से फेंका है, दूसरा ई कितना है, ठीक है। ये दोनों आपको प्रश्न में दिए होंगे। तो यहाँ डायरेक्ट एक फॉर्मूला आपको लिखना है। लेट्स से ये n ठप्पे खाती है, कितने ठप्पे खा रही है? n, 10, 15, 20, 100, 200 जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा ध्यान रखना कि हमें अगर हाइट निकालनी है n ठप्पों की, n कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, तो फॉर्मूला क्या होता है? e की पावर 2n कैपिटल H। ये आप याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस देख लो क्या कह रहा हूँ मैं। n ठप्पों के लिए हाइट क्या होगी?
ई की पावर 2nh। जैसे अगर मैं बोलता हूँ पहला ठप्पे की हाइट क्या है, तो n का मान क्या रखना है, तो ये हो जाएगा h1 ई की पावर 2 कैपिटल H। अब मुझे बताओ आपको इसमें क्या क्या चाहिए, ई चाहिए और एच चाहिए, ये दोनों आपको क्वेश्चन में दिए होंगे। अच्छा, अगर मैं अब आपसे पूछ लूं बताओ 10वें ठप्पे की हाइट कितनी है, तो अब n का मान क्या रखना है, तो अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, e की पावर 20, क्योंकि देखो n मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2 से, 20 इंटू कैपिटल H। तो यहाँ पर क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। अगर वो आपको न्यूमेरिकल वाला देंगे तो वो पहले या दूसरे ठप्पे का ही पूछेगा, क्योंकि अगर आपको 10वें ठप्पे का पूछ लिया तो आप e की पावर 20 करने थोड़ी बैठोगे। e तो क्या होता है, पॉइंट में होता है, 0.4 का मैं 20 पावर करूंगा तो कितना टाइम लग जाएगा। तो वो आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा जहां पर आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी है, या तो आपको पहला ठप्पा पूछेगा या फिर दूसरा, अगर वो न्यूमेरिकल दे रहा है। अगर वो आपसे पूछ रहा है 100वें ठप्पे के बारे में तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन पूछेगा। ठीक है, क्या बोलेगा कि अगर एक बॉल को h ऊंचाई से फेंका जाता है, जो दोनों की टक्कर का प्रत्यस्थान गुणांक e है, तो 100वें ठप्पा होगा उसकी हाइट क्या होगी। तो आपको सीधा इक्वेशन दी होंगी 4 ऑप्शन में। बस आपको ध्यान रखना है कि 100वें में अपन पावर क्या लगाएंगे, 200, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, 2n। तो ऑप्शन में सारे ऑप्शन दिए होंगे, e की पावर 100h, e की पावर 200h, e की पावर 400h, e की पावर 50h। ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्लियर है, तो सिंपल क्वेश्चन इस पे आता है, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट मत करना। ठीक है, एक बार ये उतार लो, फिर मैं आपको एक छोटा सा इसका न्यूमेरिकल भी दे देता हूँ। अब एक चीज़ तो क्लियर है कि जैसे जैसे इसके ठप्पे बढ़ते जाएंगे इसकी ऊंचाई प्रारंभिक से, ओरिजिनल से कम होती जाएगी, ये तो स्वाभाविक है ना। तो आपकी अगर ये वाली हाइट की बात करूं, धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्यों होती जाएगी, क्योंकि ई की पावर बढ़ रही है, और ये ई क्या है, पॉइंट में है। पॉइंट की पावर अगर बढ़ाता जाऊंगा तो और पॉइंट में होता जाएगा। तो सोचने वाली बात यही है कि जितने ठप्पे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हाइट कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया किसका, या फर्स्ट लगा देते हैं, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हाइट का, हाइट ऑफ रीबाउंड, हिंदी में लिख लेना ठप्पों की ऊंचाई। ठीक है, ठप्पों की ऊंचाई को हम स्मॉल h से दर्शाएंगे। ठीक है, कैपिटल H हमारी क्या है, ओरिजिनल या इनिशियल, ओरिजिनल हाइट यानी कि जो प्रारंभिक ऊंचाई है हमारी, जहाँ से हमने उस गेंद को फेंका है। ई हमें पता है ये क्या है, प्रत्यस्थान गुणांक है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। ठीक है, ये आप लिख लेना, ये तो सबको पता ही है। ई हमें पता है, एच हमें पता है, तो हम किसी भी ठप्पे का निकाल सकते हैं। ये मेन फॉर्मूला इसका होता है अगर n ठप्पे होते हैं तो। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब एक छोटा सा इस पर न्यूमेरिकल आपको मैं देता हूँ। ठीक है, एक गेंद को मैंने 10 मीटर ऊंचाई से फेंका। ठीक है, इन दोनों के बीच का प्रत्यस्थान गुणांक है 0.5। कितना है, 0.5। क्वेश्चन है दूसरे ठप्पे का, सेकंड रीबाउंड जो होता है, दूसरे ठप्पे की हाइट क्या होगी। चलो बताओ, दूसरे ठप्पे की ऊंचाई क्या होगी अगर आपने किसी गेंद को 10 मीटर से फेंका है और दोनों के बीच का गुणांक कितना है, 0.5 है। बताओ, पहले दूसरे ठप्पे की बात हो रही है, बहुत छोटी आएगी वैल्यू बट आएगी। ठीक है, तो क्या करोगे, ई की पावर 2 इंटू 2 4 इंटू एच कितना है 10, ये हमें निकालना है। ये हमारा कौन सा है, H2 है, हाँ 0.6 आएगी। ई की पावर कितनी है 0.5, इसको हाफ लिख सकता हूँ, हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, और यहाँ पर 10। सॉल्व कर लिया तो ये हो गया 5/8। कितना होता है ये, लगभग 0.6। तो 0.6 मीटर तक ही ये ऊपर जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने फेंका कहाँ से था, 10 से, पर दूसरे ठप्पे में इसकी हाइट कितनी हो गई, 0.6। और ये हाइट सब कहाँ से नापते हम, तल से, है ना। तल से ये सिर्फ कितना ऊपर जाएगा। अब ये सब डिपेंड कर रहा है कि ई का मान कितना है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये ई एक की तरफ जाएगा तो ये हाइट बढ़ेगी कम होगी। अगर इस ई का मान 1 की तरफ होगा, मतलब 0.9 है फॉर एग्जांपल, तो ये टक्कर इलास्टिक बन रही है कि इलास्टिक बन रही है,
इलास्टिक बन रही है। और इलास्टिक की खासियत क्या है? ठप्पे उसके लगभग हाइट के बराबर आते हैं। आप खुद ट्राई करके देख लेना। अगर मैं चलो एक वाला ठप्पा वाला लेके बताता हूँ। चलो पहले मुझे बताओ, इसी केस में पहले ठप्पे की हाइट कितनी होगी? मैं आपको एक बता रहा हूँ करके, ठीक है? पहले ठप्पे की हाइट तो आप निकाल ही सकते हो, E²H। तो ये हो गया आपका 1/2 इंटू 10, 5/2। तो ये आपका हो गया 5/2 लगभग 2.5। ये है पहले ठप्पे की ऊंचाई जब E कितना है? 0.5। अब मैं अगर ये ले लेता हूँ 0.8, E का मान कितना है? 0.8। अब मुझे बताओ ये H कितना आ रहा है? पहले ठप्पे की बात कर रहा हूँ। तो H1 इक्वल्स टू 8/10 इंटू 10, तो ये कितना हो गया? 6.4। कहाँ 2.5 और कहाँ 6.4। अब आपने यहाँ पर क्या चीज नोट करी? हाइट सेम से फेंका था बट E का मान बढ़ गया। तो अगर मैं आपको यूं बोलूं कि अगर मैं E का मान बढ़ाता जाऊं तो मेरी जो हाइट है वो भी बढ़ती जाएगी, और अगर मैं E को 0 की तरफ ले जाता जाऊं तो वो सबसे दबती रहेगी बॉल क्या रहेगी? दबती। तो यहाँ पर एक नोट लिख लेना एंड में। नोट क्या है कि जैसे जैसे हम H को सेम रखते हुए, H को नियत रखते हुए अगर मैं E का मान बढ़ाऊंगा, बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप एक से ज़्यादा बढ़ा लोगे, मतलब आप एक की तरफ लेके जाओगे तो हमारा H भी बढ़ेगा। और अगर E का मान 0 के पास आ रहा है तो H का मान धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाएगा। बात क्लियर है? बहुत सिंपल है। जब ये E का मान 1 हो जाएगा तो ये सेम उसी हाइट पर आएगा। आप चाहो तो वैल्यू रख के देख लो। E की पावर, E कितना है? 1 की पावर 2, 1 ही तो रहेगा। तो जितना H है उतना, भली चौथा ठप्पा देखो, भली 5वां ठप्पा देखो, भली 10वां या 100वां, उतनी हाइट रहने वाली है। और अगर ये इलास्टिक होता तो चिपक जाती, ये 0 पूरा 0, तो हाइट ही नहीं आती। इसका मतलब वो चिपक गया, ऊपर ही नहीं आया। बात समझ में आ रही? सारे कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, सारी स्ट्रिंग्स, सारी तारें मिल रही हैं। तो इसीलिए इसको इस तरीके से याद करना है। तो पहला केस हमारा आया था हाइट वाला, जहाँ पर हमें निकालनी थी ठप्पों की हाइट, ठीक है? ये डायरेक्ट आता है, ठीक है? इसमें ज़्यादा अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। चले आगे। सेकंड केस वही चल रहा है, अर्थ और बॉल वाला। अब हम करेंगे टाइम से रिलेटेड। किससे? टाइम। अब ये क्या कह रहा है कि मैंने गेंद को ऊपर से नीचे फेंका धरती पर, इसको यहाँ से आने में टाइम लगा कैपिटल या स्मॉल टी। कितना समय लगा? स्मॉल टी। पहला ठप्पा खाया इसने तो इसको टाइम लगा T1, दूसरा ठप्पा खाया टाइम T2। जैसे जैसे ही आगे चलता जाएगा टाइम घटता जाएगा। टाइम यहाँ पर कौन सा है? जब तक ये बॉल हवा में है। क्लियर है? पहले समझ लो ये इसको नीचे आने में लगे 10 सेकेंड, फिर यहाँ से यहाँ का साइम और टाइम थोड़ा कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया, ऐसे होते तो कम होता जाएगा। लेट्स से इन दोनों का प्रत्यस्थान गुणांक कितना है? E है। तो यहाँ पर अब दो मेन चीज़ें कौन कौन सी हैं? प्रारंभिक समय और E। तो इनके बीच में भी रिलेशन होता है। तो अगर हम Tn निकालेंगे तो ये सीधा होता है ENT। वहाँ पर तो आता है 2n, यहाँ आता है सिर्फ n। बात समझ में आ गई? जैसे अगर मैं बोलता हूँ n बराबर 1 है, यानी कि पहले ठप्पे की बात हो रही है, तो T1 कितना हो जाएगा? E इंटू सीधा 1 आ जाएगा। जब 2 रखेंगे 2 आएगा, बट वहाँ पर डबल हो रहा था। वहाँ पर क्या हो रहा था? डबल हो रहा था। ये ध्यान रखना, ठीक है? बस इतना लिख लो, बहुत है। वैसे डेरिवेशन होते हैं बट हमें करने नहीं है, टाइम इतना नहीं है हमारे पास कि हम डेरिवेशन करके निकालें। हमसे डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? तो ये था हमारा कोलिजन। बहुत शॉर्ट में पढ़ना है कोलिजन, जो मैंने पढ़ा है उसी को ध्यान देना है ज़्यादा, ठीक है? अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक रहता है जो होता है 2 डायमेंशनल कोलिजन, ठीक है? अगर हमारा कोलिजन कैसा हो? 2D हो, ठीक है? ये हो गया? अच्छा, अब आता है लास्ट, जिसको हम बोलते हैं 2D कोलिजन। हिंदी में लिख देना 2D टक्कर। अच्छा, 2D का मतलब क्या होता है? जब टक्कर के पश्चात दोनों वस्तुएं दोनों ही एक्सिस में जाएं, एक्स और वाई में। मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। बंटे सबने देखे, खेले होंगे या देखे होंगे। सिंपल सा रूल क्या होता है, जब आप एक बंटे को उसी की लाइन में अगर आप हिट करते हो, इसको मार्बल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है? तो जब आप उसको उसी की लाइन पर हिट करोगे तो ये जो बंटा जो है इसी लाइन में जाएगा। पर जैसे ही अगर आपने इसकी लाइन से ऊपर से बंटे को इसको मारा
तो ये बंटा यहाँ ऐसे जाएगा, सही है। जब आप एक बंटे को मारते हो, अगर आप उसी की सीध में मारोगे तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, उसको बोलते हैं वन डायमेंशन। क्या बोलते हैं? क्योंकि वो एक ही विमा में रहा, एक्स एक्सिस में रहा। बट जैसे ही आपने उसको थोड़े से एंगल पे मारा, एंगल का मतलब है उसकी लाइन से थोड़ा सा ऊपर कर लिया, इसको बोलते हैं ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब होता है उसी की लाइन में नहीं है, थोड़ा सा उसको हमने क्या किया, लाइन से ऊपर किया। आप खुद सोचो, ये मेरे पास है, इसको सीधा ना मार के मैं इस कोने से मारूं, तो जब कोने से मारूंगा तो ये क्या सीधा जाएगा क्या? ये ऐसे जाएगा। अब जब ये ऐसे गया तो ये एक्स भी गया और इधर भी गया। आप देख रहे हो ये आगे भी गया है और इधर भी गया है, तो ये दो विमा में गया है। बात समझ में आई है? 2D समझते हो ना? एक्स वाई जेड में से एक समय पर वो दो एक्सिस में गया है। जैसे कि अगर मैं ये बनाता हूँ एक्सिस, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, तो ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है। तो एक ही समय पर ये एक्स में भी और जो हमने अभी पहले पढ़ा था वो सिर्फ और सिर्फ किस में था? यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये होता है हमारा 2D कोलिजन। और जब 2D कोलिजन आता है तो यहाँ पर हम किससे दिशा को दर्शाते हैं? एंगल से। किससे? एंगल से। तो चलिए इसका एक डायग्राम बनाते हैं। ये मेरा ब्लॉक है M1। अच्छा, हम कौन सा पढ़ रहे हैं? इसमें सिर्फ एक ही पढ़ते हैं, वैसे हम इलास्टिक ही पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? इलास्टिक। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं आपके इसमें, क्योंकि इसमें बस छोटा सा एक चीज़ पूछी जाती है, वो मैं भी आपको बता दूंगा। ये मेरा है दूसरा M2। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, इन दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है दोनों की क्या है? अलग है। आपको यहाँ से दिखेगा नहीं इतना, बट ध्यान रखना ये अब दोनों एक ही लाइन में एग्जैक्ट नहीं है। आप थोड़ा सा देखोगे ये एक दूसरे के ये ऊपर नीचे है ना। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये 2D नहीं बन पाएगा। अगर एक ही लाइन में दोनों टकराएंगे तो भैया फिर ये ऐसे अलग अलग कैसे जाएंगे? ठीक है। अब जैसे ही मैंने इनका कोलिजन कराया, तो कोलिजन कराने के बाद क्या देखा कि ये वाला एक इधर गया और ये वाला एक इधर गया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इस लाइन से दोनों एक्स और वाई दोनों में चले गए। ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस। तो हमें ये दो एंगल पता होते हैं। ये होता है लेट्स से अल्फा, ये है हमारा बीटा। आप कुछ भी बोल सकते हो, θ1 θ लिखो, कुछ भी लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं इसकी इक्वेशंस की। ये था U1, ये था U2। ठीक है। टक्कर होने के बाद ये ऐसे चला गया तो V1, ये है V2। बात समझ में आ गई? चलिए इक्वेशन बनाते हैं। क्या संवेग संरक्षण यहाँ होगा? होगा, वो तो हमेशा ही होता है। पर यहाँ पर चेंज क्या आएगा कि संवेग कैसी राशि है? अदिश की सदिश? स्केलर की वेक्टर? मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर है। इतना आराम से कंफ्यूज मत हो, वेक्टर है क्योंकि उसमें वेग आ रहा है, वेलोसिटी आ रही है, तो वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो मोमेंटम भी चेंज होगा। तो अगर v चेंज हो रहा है, v अगर एंगल पे है तो मोमेंटम भी एंगल पे होगा। अच्छा, पहले सिंपल सा मुझे चीज़ बताओ, ये जो बॉडी है ये ऐसे भी जा रही है और ऐसे भी जा रही है ना। तो इसके अंदर दो कंपोनेंट है, दो घटक है जो हम ऑलरेडी करते हैं नॉर्मली, है ना। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इस दिशा में वेग कितना होगा? V1 cos अल्फा। इस दिशा में V1, अच्छा इस दिशा में V2 साइन बीटा, और इस दिशा में एक और होगा V2 cos बीटा। क्लियर है सभी को? मतलब हमने क्या किया, इन दोनों वेगों का क्या कर दिया? कंपोनेंट कर दिए। अब मेरी बात सुनना, अब जब हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो हम दोनों एक्सिस का लगाएंगे, एक्स एक्सिस का भी और वाई एक्सिस का भी। तो पहले हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक्स एक्सिस में। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? कुछ भी होने से पहले, होने के बाद संवेग का संरक्षण रहता है। अब ये दोनों में लगेगा। क्या बोल रहा है? एक्स एक्सिस में जितना मोमेंटम पहले था उतना ही टक्कर के बाद रहेगा, और वाई के लिए भी यही बोलेंगे, जितना पहले वाई में मोमेंटम था उतना ही वाई में रहेगा। ठीक है। अब मुझे बताओ, ये तो ऑलरेडी एक्स में थे पहले, तो क्या आएगा? M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर। अब बताओ, एक्स को देखना है ना, एक्स में ये दोनों है, ये किसका है? M1 का। M1 V1 cos अल्फा प्लस M2 V2 cos बीटा। क्लियर है सभी को? ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम खत्म नहीं हुआ है, ये उसका सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक्स एक्सिस है। वाई पे आ जाओ। क्या टक्कर से पहले वाई एक्सिस में कुछ था? जीरो। कुछ भी नहीं था।
ये सिर्फ x में ही है, y में तो टक्कर से पहले कुछ है ही नहीं मोमेंटम, बराबर, पर टक्कर के बाद है। क्या है? अब ये दोनों की दिशा देख लो आप, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। या मैंने जोड़ा क्यों है समझ में आया? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। पर यहाँ पर आप देखोगे तो कैसे है, अलग अलग। तो एक को अगर प्लस ले दूसरे को माइनस लेना पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं m1 v1 साइन अल्फा माइनस m2 v2 साइन बीटा। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या आ गई? 2। इसमें न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन पूछ सकते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं आएगा इस पे, ठीक है। ये हमारा लगा संवेग संरक्षण का नियम। बात समझ में आई? तो ये था हमारा कि जब हमारा 2 डायमेंशन कोलिजन होता है तो x एक्सिस और y एक्सिस का संवेग संरक्षण कैसे हमने किया। अब कहीं आप सोचोगे कि सर ये गतिज ऊर्जा में भी होगा। अगर मैं आपको बोलूं गतिज ऊर्जा में क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में क्या करेंगे? इलास्टिक है, तो गतिज ऊर्जा पहले की और बाद की सेम है। अब गलती यहाँ पर क्या होती है, हम क्या करते हैं वहां पर भी ऐसी 2 इक्वेशन लिख देते हैं, बट वो गलत क्यों है? काइनेटिक एनर्जी स्केलर होती है। क्या होती है? सदिश नहीं है, वो अदिश है, और अदिश में थीटा का कोई भी रोल नहीं होता। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये भली ऐसे जाएं, सीधे जाएं, भली ऐसे घूमते हुए जाएं, उसका गतिज ऊर्जा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो गतिज ऊर्जा की समीकरण में क्या चेंज आएगा? कुछ भी चेंज नहीं आएगा। यानी कि गतिज ऊर्जा कितनी रहेगी? वही जो हमारी उसमें थी, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा इनिशियल बराबर गतिज ऊर्जा फाइनल। चलिए बताएं। हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2। तो असल में ये जो 2D का फर्क है वो किस पे पड़ा है? सिर्फ और सिर्फ संवेग पे पड़ा है, क्योंकि संवेग कैसी राशि है? सदिश है। तो वेक्टर पे ही तो फर्क पड़ेगा एंगल का, इस पे थोड़ी पड़ेगा जो ऑलरेडी स्केलर है। तो ये था हमारा टॉपिक 2 डायमेंशनल कोलिजन, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नहीं आते, डायरेक्ट इक्वेशन पूछते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं दोनों द्रव्यमान सेम है, अल्फा बीटा सेम है, तो आप इनको चेंज कर सकते हो। बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या? m1 v1 साइन अल्फा इक्वल्स टू m2 v2 साइन बीटा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, पर ज़्यादा इसमें नहीं आते हैं। जो आते हैं मेन वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए, पर ये टॉपिक हम पढ़ते हैं। इन केस अगर अभी इक्वेशन पूछ लें तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? बस ध्यान रखना कि ये 2 संवेग संरक्षण की है, बस 2 डायमेंशन में हम इतना ही करते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को? अब आपने जो क्वेश्चन मुझे पूछा था, अब आप उसको इस नज़र से देखना। आप 2 कंपोनेंट करना किसके? वो अब उसमें जो तुम कह रहे हो ना वो क्या है? इनिशियल है। जब वो दोनों 90 डिग्री पर आ रहे हैं, टकराने के बाद वो ऐसे जाएंगे, जुड़ रहे हैं ना दोनों। उसमें क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना, इसमें फोन में देख लेते हैं। हाँ, दोनों सेम है, एक ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है, तो टकराने के बाद ऐसे जाएंगे ये। हाँ, √2 भी आएगा। हाँ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। हाँ, मतलब बेसिकली है वो 90 डिग्री दोनों के बीच में। हाँ, 90 डिग्री है। तो उसको हिसाब से करना, अब तू ट्राई करना हो जाएगा। कैसे करेगा देख, अब ये है ना, अब ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसके 2 कंपोनेंट करके कर देना, या फिर इन दोनों का जोड़ क्या होगा वो कर देना, उसकी जोड़ को इसकी डायरेक्शन में लेके इक्वल कर देना। ट्राई करते हैं, अभी होने दे टाइम, उसके बाद आपको बता दूंगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? तो ये था हमारा चैप्टर कोलिजन। अब कल की क्लास में जब हम करेंगे नेक्स्ट, तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस में लेके आऊँगा। इससे पिछले हमने चैप्टर कौन सा किया था? वर्क एनर्जी। तो वर्क एनर्जी, पावर और कोलिजन के क्वेश्चंस हम कल करेंगे। बट अभी हम कौन सा स्टार्ट करेंगे? अभी हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है, क्योंकि टाइम अभी है। तो अब नया चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा सर्कुलर मोशन, यानी कि वृत्तीय गति। कैसे लिखते हैं? सही है? ठीक है, हिंदी थोड़ी सी चल रही है अभी, ठीक है। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है और बहुत शॉर्ट है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसमें इतने, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हमें होता है। पहले समझते हैं सर्कुलर मोशन होता क्या है। इससे पहले हमने जो भी पढ़ा है अभी तक वो सब है लीनियर मोशन, रेखीय गति, यानी कि हमारा मोशन हो रहा है एक सीधी लाइन पे, या वो ऐसे हो रहा है या वो ऐसे हो रहा है।
फिर हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल, याद है? प्रोजेक्टाइल में गति जो थी वो एक्स में भी हो रही थी और तो वो 2 डायमेंशन मोशन था, यानी कि द्विविमीय, और ये भी क्या है? द्विविमीय। ध्यान रखना सर्कुलर मोशन कैसा मोशन होता है? 2 डायमेंशनल मोशन। ये कौन सा मोशन होता है? 2D मोशन। 2D मोशन का मतलब होता है द्विविमीय, यानी कि अब ये दोनों ही एक्सिस में इसकी गति होगी, ठीक है। अब जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, पहला ही क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि सर्कुलर मोशन में ऐसा क्या होता है जो नॉर्मल मोशन से अलग है। आप मुझे बताओ, अगर मुझे किसी चीज़ को सर्कल में घुमाना है तो मैं क्या करूँगा? आप सोचो, एक बंदा जो है आपने उसके पेट पे रस्सी बांधी है, वो बंदा सीधा भाग रहा है और आप एक पॉइंट पे खड़े होकर उसको अपनी तरफ खींच रहे हो और लगातार उसको एक ही फोर्स से खींच रहे हो, पर वो अपनी स्पीड को कम नहीं कर रहा, वो भागना चाहता है सीधा, बट आपने रस्सी से उसको कहाँ खींचा हुआ है? अपनी तरफ। तो वो क्या होगा? धीरे धीरे वो घूमता घूमता आपके आसपास घूमने लग जाएगा। कब तक घूमेगा? जब तक आपने वो रस्सी को खींच के रखा है, और जैसी रस्सी छोड़ी या तो गिरेगा या फिर वापस वो सीधा निकल जाएगा। पॉइंट मेरा ये है कि सर्कुलर मोशन बनता कैसे, सुनना। यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ ये गति हो रही है, लिखना कुछ नहीं, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पर बताओ दिशा कितनी बार चेंज हो रही है? 4 बार। 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 और ये 5 और ये 6 बार। अब सर्कल कैसे बनता है? सर्कल आपको पता हो तो बिंदुओं से मिलके बनता है। अब ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ना डायग्राम, ऐसे मैं इसको और छोटा छोटा करता रहूँ, ठीक है, समझ रहे हो? तो ऐसे करता जाऊंगा, कितनी बार दिशा होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अब सर्कल कैसा बनता है? पॉइंट से। कैसे? पॉइंट से। अब आप मुझे बताओ एक सर्कल में कितनी बार दिशा चेंज होती है? बहुत बार, मतलब अनंत। या हम ऐसा बोल सकते हैं सर्कल के हर पॉइंट पर दिशा चेंज होती है, मानते हो? जब हमने नॉर्मल एक ऐसे गति करी 2 बार दिशा चेंज हुई, ऐसे और ऐसे, पर यहाँ तो हर पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट की अगर बात करूँ दिशा कैसे होती है? ऐसे। यहाँ पर करूँगा तो हल्की सी ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, आप देख रहे हो? तो इसमें सर्कुलर मोशन में क्या होता है? हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। अब मेरी बात सुनना, मुझे टर्म का मतलब बताओ। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? सामान्य गति क्या होती है? जब वेग नियत होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और वेलोसिटी किससे मिलके बनती है? डायरेक्शन और परिमाण, मैग्नीट्यूड, है ना? दिशा और परिमाण यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अगर दोनों सेम हैं पूरी जर्नी के दौरान तो हम उसको क्या बोलते हैं? सामान्य गति। मेरी बहुत सिंपल से पॉइंट को सुनना। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है? मैं चल रहा हूँ सेम स्पीड से, पर मेरी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो क्या कभी मेरा वेग नियत होगा? क्या मेरी वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट हो सकती है? नहीं, इम्पॉसिबल। आप बोलोगे सर किसी केस में हो जाएगी, नहीं हो सकती। अगर आप वृत्तीय गति कर रहे हो तो ये तो आप भूल ही जाओ कि आपकी डायरेक्शन सेम रहने वाली है। आपकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रही है? बदल रही है। सबसे बड़ा डाउट कहाँ आता है? एक वस्तु सरल रेखीय गति कर रही है सामान्य गति से, तो हम बोलेंगे उसका वेग नियत है। क्यों नियत है? क्योंकि वो 10 की स्पीड से चल रही है और एक ही दिशा में चल रही है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ वो 10 की स्पीड से चल रही है, पर उसकी दिशा हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो वहाँ की सामान्य गति और यहाँ की सामान्य गति में फ़र्क समझ में आया? वहाँ पर वेग चेंज नहीं होता, बट यहाँ पर वेग चेंज 100% होगा। और कुछ भी लगा लो, अगर सर्कुलर मोशन करना है तो वेग चेंज करना ही पड़ेगा। अगर वेग चेंज नहीं होगा तो वो सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। अब मुझे बताओ, तो इसमें सबसे बड़ा डाउट क्या आता है कि अगर मैं आपको बोल दूं कि हमारी जो गति है वो कैसी है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? सामान्य वृत्तीय गति। इसकी परिभाषा क्या होगी? तो आप वहाँ से लेके यहाँ मत टिका देना कि सर यहाँ पर भी वेग नियत होता है। भैया ये गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला, इस चैप्टर में डिटेलिंग बहुत है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें समझने वाली हैं। तो आप मुझे बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होगा? जब सिर्फ और सिर्फ स्पीड नियत रहेगी। क्या रहेगी? मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, वेग किससे मिलके बनता है? स्पीड से और डायरेक्शन से, सही है ना? दिशा प्लस गति, चाल क्या देती है? वेग देती है। अगर मैं दिशा को इसमें से हटा दूं तो बची क्या? सिर्फ और सिर्फ स्पीड। तो अगर कोई सामान्य वृत्तीय गति कर रहा है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ क्या कांस्टेंट है? स्पीड। आप अपनी नहीं कभी मर्जी से स्पीड बोल दो, कभी वेग बोल दो, ऐसा नहीं होता है। स्पीड एक स्केलर राशि है, वेलोसिटी एक वेक्टर राशि है।
तो वेक्टर राशि में दिशा भी करना जरूरी है। आप ये बिल्कुल मत कह देना कि वेग नियत है, गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन क्या आता है कि सामान्य वृत्तीय गति में कौन सी चीज़ नियत रहती है, ये आता है, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं क्योंकि उनको लगता है वो नॉर्मल गति जैसी तो है, पर असल में क्या फ़र्क आया इसमें, नियत क्या है। आपको बोलेगा सर सीधी रेखा सरल रेखा गति में स्पीड नियत नहीं होती, उसमें भी होती है, पर उसमें वेलोसिटी भी नियत होती है क्योंकि दिशा सेम है ना, बट यहाँ पर दिशा सेम नहीं है। तो ये सबसे बड़ा डाउट होता है और सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसको बहुत अच्छे से लिखना। अब मुझे एक चीज़ बताओ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा जब भैया ये स्पीड भी चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी। देखो दिशा तो चेंज हो ही रही है, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है, तो वेग तो कभी भी नियत होगा ही नहीं। ये मुझे बताओ, नॉन यूनिफॉर्म अगर आपने बोल दिया यानी कि असामान्य वृत्तीय गति है, तो अब जो गति थी, जो चाल थी सॉरी, अब वो भी कैसी है, नियत नहीं है। जैसे एग्जांपल दो मुझे इसका, अब स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है। एग्जांपल देखो, एक गाड़ी सर्कल में घूम रही है पर उसकी स्पीड ही बदल रही है, 10 से 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, ऐसे करते वो घूम रहा है। अब मुझे बताओ उसकी चाल नियत है क्या, नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही तो होता है चाल, तो चाल तो उसकी बढ़ रही है या बदल रही है और दिशा तो पहले ही बदल रही थी। तो अगर मैं बोलता हूं कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसको हम बोलेंगे जब आपकी चाल नियत नहीं है। यहां तक बात समझ में आई। तो पहला ही डाउट यहां पर आता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो ध्यान रखना जिसमें वेग नियत नहीं होता, क्या नियत होती है, चाल। चाल यानी कि स्पीड नियत होती है, और नॉन यूनिफॉर्म में जब चाल भी अनियत रहे। अब मुझे एक चीज़ बताओ, बहुत जनरल बात कर रहा हूँ, ये 2 पॉइंट आप लिख लेना शॉर्ट में, ठीक है। पहली चीज़ तो ये 2 डायमेंशन मोशन होता है। दूसरा, सर्कुलर मोशन में ध्यान रखना दिशा हर बिंदु पर, हर पॉइंट पर लिख लेना, हर पॉइंट पर दिशा चेंज होती है, ठीक है। अपनी भाषा में लिख लेना। देखो थ्योरी आपकी है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, रटना नहीं है आपको ये सारी चीज़ें, ये सब पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए। हर पॉइंट पर दिशा चेंज होती है, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि अगर हमारी एक सामान्य वृत्तीय गति है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ चाल नियत रहती है, वेग नियत नहीं होता। और वो नियत किसकी वजह से नहीं हो रहा है, दिशा की वजह से, ठीक है। और अगली चीज कि अगर असामान्य वृत्तीय गति है यानी कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो उसमें चाल भी आपकी नियत नहीं रहेगी। अब मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, त्वरण कब आता है, जब वेग में परिवर्तन आता है। और वेग किस किस की वजह से बदल सकता है, डायरेक्शन चेंज, दिशा के या फिर परिमाण के। देखो हमें तो वेग के बदलने से मतलब है, हमें ये नहीं कि वेग की वैल्यू कितनी, हमें बस ये पता होना चाहिए कि अगर मेरा वेग बदल रहा है इसका मतलब वहाँ पर त्वरण आएगा। वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगा। वेलोसिटी 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, स्पीड और डायरेक्शन। अगर इन दोनों में चेंज आ रहा है तो ए आएगा, पक्का है। अब मुझे बताओ, अगर आप एक ही स्पीड से चल रहे हो सर्कल में तो भी त्वरण आएगा, क्यों आ रहा है, डायरेक्शन बदल गई ना। मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि वेग तो आपका नियत हो ही नहीं सकता ना, और जब वेग नियत नहीं है तो त्वरण आना ही आना है। और वही त्वरण होता है जो आपको सर्कल में घुमाता है, और उस त्वरण से क्या बनता है, फोर्स बनता है। हमने ये भी तो पढ़ा था, जहाँ त्वरण है वहाँ पर बल है, और वो बल कौन सा होता है, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, वह बल जो किसी वस्तु को सर्कल में घुमाता है। कल उसके बारे में और बात करेंगे, ठीक है। कल अपन क्वेश्चंस करेंगे वैसे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ एंड करते हैं। सभी अपना ध्यान रखना, इसी तरीके से पढ़ते रहना। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।